जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है मेजर जनरल एसपी अस्थाना, जो हमारे शो पर अक्सर मौजूद होते हैं और सर से हम जो ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। आज फिर एक बड़ी क्वेरी लेकर सर के आ गए हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को ओवरऑल जब से प्रेज़िडेंट ट्रम्प आए हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़िंग पॉलिसीज़ अमेरिका की नज़र आ रही हैं। चाहे भारत को लेकर बात करें, चाहे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, एक तरफ लगता है कि दोनों नज़दीक आ रहे हैं, दूसरी तरफ से देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ और ही चल रहा है। फिर वेनेजुएला के साथ जो चल रहा है, फिर आप रशिया-यूक्रेन वॉर पे देखें, वो भी काफ़ी कन्फ्यूज़िंग है। दोनों ही पहलू नज़र आते हैं। और फिर भारत को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ट्रम्प तो टैरिफ लगाते हैं और जो यूएस बिग टेक जायंट्स हैं वो भारत के साथ डील्स कर रहे हैं, बिग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर सर हम यूनाइटेड स्टेट्स के बिहेवियर को देखें, इस तरह से जो डोनाल्ड ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं, वो एक तरफ है और जो उनकी डीप स्टेट बोले या फिर उनका जो इस तरह की कंपनीज़ हैं, उसको देखें, वो अलग तरह से जा रहे हैं। तो ओवरऑल बिहेवियर को किस तरह से लेना चाहिए? क्या करना चाह रहा है अमेरिका या फिर हम कहें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, इसको मैं इसका विश्लेषण करूंगा थोड़े बड़े पैमाने पे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जब से उन्होंने सत्ता संभाली है उनका क्या एटीट्यूड है और उनका क्या एम है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, काफ़ी लालची हैं, पावर हंग्री हैं, उनको पावर चाहिए हर हालत में। और अ, उन्होंने एक वो अमेरिका के तौर पे, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक वाइट मैन सुपरमेसी ओवर द वर्ल्ड, यानी कि एक सफ़ेद आदमी की बादशाहत पूरे वर्ल्ड में, उसका एक सिंबल माना जाते हैं। और ये एक मेजर फैक्टर था उनके जीतने का। अब जब वो जीते, उनके दिमाग में उनके आइडिया बिल्कुल क्लियर है, बिजनेसमैन है, मेरा जो ट्रम्प एम्पायर है उसको फ़ायदा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 2, मेरी पावर जो है, और बोलते हैं वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन दिमाग में है मेक ट्रम्प एम्पायर ग्रेट अगेन। ये एक विरोधाभास है। दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे जो मैंने वोटर से प्रॉमिस किया है वो मुझे हर हालत में करना है। अगर मैं कर ना भी पाऊँ तो मुझे दिखाना है कि मैंने कोशिश की। तो उसमें उन्होंने इमिग्रेशन के ऊपर हल्ला करा, खूब दुनिया भर के आदमी पकड़े, इधर-उधर भेजे वगैरह, वगैरह। फिर बोला कि जी मैं पीस करवा दूँगा सब जगह। तो रशिया यूक्रेन में उन्होंने बोला 24 घंटे में कराऊँगा, 24 घंटे में तो नहीं हुई, लेकिन वो अपने एक बार-बार पीस प्रपोज़ल भेजे जा रहे हैं। ये दूसरा, क्योंकि ये उन्होंने प्रॉमिस किया। तीसरी चीज़ उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो ये है कि भई हमारे लोगों के काम जो हैं वो बाहर के लोग ले रहे हैं, तो इमिग्रेंट्स को बाहर करो। इमिग्रेंट्स को बाहर करो में उनकी अजीब-सी पॉलिसीज़ आईं। जैसे सबसे पहला हुआ कि जो ये क्या नाम H-1B वीज़ा वाली बात हुई। तो H-1B वीज़ा में भारत को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हमारे 70% H-1B वीज़ा तो हमारे पास हैं। इम्पोर्टेंट टैलेंट उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के बलबूते पर अमेरिका खड़ा हुआ है और अमेरिका की इकोनॉमिक बादशाहत है, टेक्नोलॉजिकल बादशाहत उसी के ऊपर है। उसके अलावा अमेरिका में के अंदर इतना टैलेंट नहीं है। अब क्या हुआ कि उनका ये पहले जब उन्होंने और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो टैरिफ वाली। उसको ये लगा, क्योंकि अमेरिका का जो है वो ट्रेड डेफिशिएंट है, यानी कि अमेरिका जितना बाहर भेजता है सामान और उतना खरीदता है, उसमें आपस में मेल नहीं है। और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिनका ट्रेड सरप्लस है। चीन और भारत भी उसमें शामिल हैं। हम दोनों का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के ऊपर। अब उसके दिमाग में ये आया कि जहाँ पूरे वर्ल्ड जो है वो अमेरिका को वो क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहा है, और मैं जो हूँ अभी सबके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, और टैरिफ लगा दूंगा तो मेरे ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब ये टैरिफ से काफ़ी हद तक नुकसान भी होता है, कुछ हद तक उन्हें लगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें लगा कि शायद फ़ायदा होगा, लेकिन उन्होंने नुकसान भी हुआ। उसके बाद उनकी अपनी ईगो भी बहुत भयानक है। तो ये जो उन्होंने बोलना शुरू करा, पहले तो मुझे नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, और उसके बाद में जब ये हंगामा हुआ कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवा दिया, और भारत ने बोला नहीं, नहीं आपने नहीं रुकवाया, वो जो सिचुएशन वहाँ पर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर रुका है ये, तो वो उन्हें रास नहीं आया, और उन्होंने भारत के खिलाफ थोड़ा सा एक सख्त रुख अपना लिया। उसके बाद आया कि
जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है चीन और यूरोपियन यूनियन, चीन और भारत। अभी यूरोपियन यूनियन से एक लिमिट तक वो उनके ऊपर सख्ती कर सकते हैं, क्योंकि वो उनसे उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया कि हम 600 बिलियन 600 बिलियन आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो वो वहाँ पे रुक गए। चीन से वो हिम्मत है नहीं, उन्होंने पहले करा, 200 पे लग गए, 200% टैरिफ लगा दिया, लेकिन चीन ने जैसे ही उनके मैग्नेट बंद करे, उनके वो जमीन पे आ गए। उनको पता चल गया कि भाई हमारी सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे हथियार हो, चाहे कारें हों। तो ये बंद हो गई तो हम तो मारे जाएंगे। तो चीन के ऊपर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया। भारत के पास अभी इतना लीवरेज नहीं है, तो भारत के ऊपर उन्होंने 25+25 टैरिफ लगा दिया। तो ये हो गई उनकी, आप अगर पॉलिसीज देखें। अब क्या है कि कंफ्यूजन क्या हो रहा है बार बार, पीस की जहां तक बात है, जो और अभी मैं सबसे पहले टैरिफ से शुरू करता हूं। अभी टैरिफ से नुकसान होना शुरू हो गया है इस समय। आज की डेट में अमेरिका की और ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यह है कि 2026 में इलेक्शन होने हैं, जिसमें सेनेट इलेक्शन होगा। अगर उसमें डेमोक्रेट जीत जाते हैं, तो डेमोक्रेट, उन्हें डर है कि डेमोक्रेट प्रेसिडेंट ट्रंप को इम्पीच कर देंगे, यानी कि उनके ऊपर एक केस चलाया जाएगा कि आपकी जो नीतियां हैं वो अमेरिका के हक में नहीं है और आपको उतर जाना चाहिए कुर्सी से। ये उनका सबसे बड़ा डर है आज की डेट में। और ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो बार बार इसी डर से, कंफ्यूजन में रिपब्लिकन्स और प्रेसिडेंट ट्रंप, वो ये पॉलिसीज उनकी बार बार इसी कंफ्यूजन में चेंज हो रही हैं। अब क्या हुआ है, उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो काफ़ी कम हो गई है, तकरीबन 34% कम हो गई है, जब उस टाइम से, जब से वो इलेक्शन उन्होंने जीता था। तो अब ये एक भयानक चिंता उनके सामने आ रही है। तो अब इस चिंता में क्या क्या हुआ आप देखिए, उनकी सारी पॉलिसीज इसी चिंता से रिलेटेड है। सबसे पहले H1 वीसा में, पहले बीच में उन्होंने एक बयान दिया कि अमेरिका में इतना टैलेंट नहीं है, एक टीवी को बयान दिया था, और हमें चाहिए, हमें बाहर का टैलेंट चाहिए, बाहर के टैलेंट से वो होता है। तो भारत में बड़ा सब खुश हो गए जी, हाँ इन्होंने ये बात कर दी कि इमिग्रेंट्स की इंपॉर्टेंस है। फिर उसके 4 दिन के बाद में मागा वालों ने फिर हल्ला किया। जो मागा है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनके सपोर्टर हैं। उनका ये 1 पॉइंट एजेंडा है कि इंडियंस को बाहर भेजो, इंडियन को काम नहीं होना मिलना चाहिए, अमेरिकन को काम मिलना चाहिए। अब वो बात दूसरी है कि उनको उनके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट समझा रहे हैं कि भैया, अमेरिकन सारे इस लायक नहीं है कि वो काम कर पाए। दूसरे जो छोटे काम हैं, जैसे लेबर के काम हैं, इंडस्ट्री के काम हैं, काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो इमिग्रेंट्स ही कर रहे हैं, चाहे वो मैक्सिको के इमिग्रेंट्स हो, चाहे कहीं और के इमिग्रेंट्स हो। वो अमेरिकन जो हैं, वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना है कि वो काम नहीं कर सकते। तो उनकी सारे सबके काम उठा। अभी एग्रीकल्चर में उनका भट्टा बैठा हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लेबर सारा इमिग्रेंट था। तो अब उनको सो कुछ लोग वैसे भी समझाते हैं लेबर कि की आप बात करें, वो कौन-सा हाई टेक काम कर पाते हैं, वो तो कोई भी काम नहीं कर हाँ, पाते। नहीं कर पाते। तो अब ये बर्गर खा के प्रॉब्लम सो आ नहीं रही है। जाते। हाँ, तो अब उन्होंने, तो फिर मागा वालों ने जोर लगाया, तो अब वो आज कुछ दिन में फिर शुरू हो गए। फिर उनके दिमाग में एक नया फितूर सवार हुआ है कि वो मैं $1 मिलियन का H1B वीसा कर देता हूँ। तो क्या होगा कि बाकी पे रोक लगाओ, इंटरव्यू बंद करो, इंटरव्यू अभी पोस्टपोन कर दिए हैं सारे, और जिन्होंने रिन्यू कराना है वो 1 मिलियन वाली कहानी चलाओ, तो हो सकता है कुछ लोग 1 मिलियन खरीद लें। अब उन्होंने, इनके दिमाग में कुछ एक बेसिक प्रीमाइस गलत है कि सारी दुनिया जो है वो अमेरिका ही आना चाहती है, और मैं जो मर्जी करूं, लोग अमेरिका आएंगे ही आएंगे। अब इसमें क्वेश्चन मार्क है, भविष्य क्या होगा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए अभी कनाडा ने भी एक एक्सप्रेस वीसा शुरू कर दिया है, गुड अच्छे टैलेंट के लिए। चीन ने अपनी वीसा पॉलिसी चेंज की है, इम्पोर्टेंट अच्छा टैलेंट लेने के लिए। और चीन जो है, उस इन सब चीजों का फायदा उठा रहा है। आगे की दिन में आप देखिए, चीन नया अमेरिका बनने वाला है, क्योंकि चीन में अभी, चीन एक्सेप्ट कर रहा है सारा बेटर टैलेंट। तो लोगों के पास अभी ऑप्शंस हैं, यूरोपियंस भी कोशिश कर रहे हैं बेटर टैलेंट के लिए। तो ये थोड़े से जो है वो का नुकसान होने वाला है। फिर आता है टैरिफ के ऊपर। पहले उन्होंने 25% लगाया, 50% लगाया। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की और उनकी बात हुई है 2 दिन पहले, लेकिन टैरिफ के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई बात हुई, ना ही किसी ने कोई कुछ डिस्क्लोज किया है। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि बड़े जोश में आया वो। एक दिन उन्होंने उनके फार्मर्स ने बोला जी, ये राइस अमेरिका, इंडिया भी बेच रहा है, सारी दुनिया बेच रही है, हमारा राइस कोई खरीद नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं राइस के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। तो फिर उसको किसी ने बताया, भैया 53% तो आप ऑलरेडी लगा चुके हो।
और इंडिया को तो फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस बेचने वाला देश है। और इंडिया का राइस जितना बेचता है उसका सिर्फ 3% अमेरिका आता है। तो इंडिया का क्या है, वो 3% किसी और को दे देगा। लेकिन हमारे यहाँ तो मुसीबत हो जाएगी, ना राइस मिलेगा लोगों को, और आपकी इलेक्शन जो चांसेस हैं वो तो और ज्यादा जाएंगे। फिर वो चुप हो गए, फिर वो अभी उन्होंने कुछ इसके बारे में, राइस के ऊपर कुछ किया नहीं। तो ये जो पॉलिसी आनंद तानंद में आपने बताया, दो कारण से है कि इस समय रिपब्लिकन्स घबराए हुए हैं, ट्रंप घबराए हुए हैं कि अगर हम मिड टर्म इलेक्शन हार गए और हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, दिन पर दिन कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, और अगर हम ये हार गए तो हमारे लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी में भी खतरा हो सकता है। और जाहिर है कि उनकी पॉलिसी में तो खैर वो लोग रोक लगाएंगे ही सो लगाएंगे, अगर उनको मेजोरिटी मिल जाती है। तो किसी तरीके से अगर हम इस इलेक्शन में हार का सामना ना करें तो क्या कैसे कैसे हम पॉलिसी बनाएं, तो उनको अभी उसी के बीच में उनका पूरी पॉलिसीज घूम रही है। बिल्कुल। और सर ये तो होगी अमेरिका की जो इंटरनल और उस सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को लेकर, लेकिन सर पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी काफी कंफ्यूजिंग है। और जो रेयर अर्थ वाला मामला है, और जो वो पूरा उसमें उस डील से भी अमेरिका ने भारत को बाहर रखा है, और दूसरी तरफ C5 की बात हो रही है। देखिए ये अमेरिका के इसमें थोड़ा सा आप देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अमेरिका की पॉलिसीज में है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जब इन्होंने निकाली, तो साफ नजर आता है कि देखो चीन जो है वो सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, और चीन को अगर कंट्रोल करना है तो भारत के साथ चलना पड़ेगा। तो पॉलिसी में ये लाइन डाली, अब भगवान जाने वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की समझ में आई या नहीं आई, या उन्होंने पढ़ी भी या नहीं पढ़ी, लेकिन वो लाइन है। और उस लाइन के मुताबिक भारत की इंपॉर्टेंस मानी जाती है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना भारत के आप कुछ नहीं कर सकते। भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन ये है जो चेंज होगी नहीं। इंडियन ओशियन से सारा कुछ जाता है, चीन का भी सब कुछ वहीं से जाता है, अमेरिका का भी सब कुछ वहीं से जाता है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। और जो इंडो पैसिफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन ओशियन की इंपॉर्टेंस है, और इंडियन ओशियन के ऊपर बैठा हुआ है इंडिया। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है वो किसी हालत में कम नहीं हो सकती। तो ये तो एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी है, ज्योग्राफिक रियलिटी है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप बदल नहीं सकते। अब आप देखिए कि जो वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको थोड़ा पुराना वाक्य भी सुनाऊंगा इसके बारे में, कि पाक अगर हम अपना 75 साल का इतिहास देखें तो मुश्किल से 20 साल उन्होंने भारत की तरफ अमेरिका ने रुख किया है, लेकिन 50 साल से ज़्यादा पाकिस्तान के फेवर में रहे हैं वो लोग। और 71 में भी पाकिस्तान की ही मदद की थी उन्होंने। तो और हालांकि पाकिस्तान डिक्टेटरशिप में रहा है, अभी भी पाकिस्तान डिक्टेटरशिप के नीचे है, जो आसिफ मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ले ली है, वो भी उसी डिक्टेटरशिप ही हुई है एक तरीके की। तो वो क्या कर रहे हैं कि एक तो उन्हें ये लगता है कि बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स का उनको सबसे बड़ा झटका लगा जब चीन ने उनको बोला कि मैं तुम्हारे मैग्नेट बंद कर दूंगा, रेयर अर्थ बंद कर दूंगा अगर तुमने कुछ किया। तो अब उन्हें ये पता है कि चीन, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक ऑल्टरनेटिव चाहिए मिनरल्स के लिए। आसिफ मुनीर ने कुछ घुट्टी उनको पिलाई है कि भाई हमारे यहाँ मिनरल बहुत ज़्यादा हैं, आप आके आइए और इनका एक्सकेवेशन कीजिए, क्योंकि आसिफ मुनीर को भी जब वो वहाँ से भागेगा पाकिस्तान से तो अमेरिका में ही सेटल होना है। तो अब क्या है कि उन्होंने अभी जो $1.25 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी कंपनी ने, रिकोडेक ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो वहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो बात दूसरी है कि बलूचीज ने जब चीनियों को एक्सप्लोर नहीं करने दिया तो इनको कहाँ से करने देंगे, पहली बात। और सर दूसरी चीज बिल्कुल। और कितना सर है क्या है वो बीएनएम बात की बात है। अपना हाँ डिसअपॉइंटमेंट भी शो किया है, बीएनएम ने बलोच हाँ नेशनल बिल्कुल, और बीएलए टारगेट करेगा, क्योंकि चीन अमरीकियों को कोई पसंद नहीं करता है वहां पे। इसमें आसिफ मुनीर की कहानी अलग है, लेकिन अमरीकियों को पाकिस्तानी अवाम और जितने ये बलूचीज हैं और टीटीपी बलोच। वाले हैं, कोई पसंद नहीं करता है। तो जाहिर है कि उनके ऊपर अटैक होंगे ही होंगे। जैसे ही वो थोड़ा सा बाद में निकल के आएगा बाद में, जब ये कार्रवाई शुरू होगी। दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने हमेशा ये चाहा है कि अगर पाकिस्तान से कुछ करवाना है तो उनकी मिलिट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिविलियन जो लीडर हैं वो तो आते जाते रहते हैं। तो मिलिट्री की मदद करो
और जब मिलिट्री का ब्लैकमेल ये रहता है अमेरिका का हमेशा कि भैया मुझे भारत से खतरा है, तो मुझे आप कुछ ऐसी चीजें दो जिससे मैं भारत का मुकाबला कर पाऊं, कि मैं आपके काम करने लगूं और आप भारत जो है मेरे ऊपर हमला ना कर दे। ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब F-16 दिए थे अमेरिका ने पाकिस्तान को, उस टाइम में मैं मेरे इंस्टीट्यूट में, यूएसआई में, अमेरिका के एम्बेसडर आए थे और मैंने खुद उनसे सवाल पूछा था कि भाई आप उनको F-16 दे रहे हो और ये F-16 सिर्फ भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो F-16 आप क्यों दे रहे हो उनको? तो और जो आप बोल रहे हो कि ये ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर आप उनको दे रहे हो, तो उसमें तो F-16 से क्या लेना देना उसका? तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया, उनको सर और वो जवाब ये था। ओसामा बिन लादेन के ऊपर छोड़ना था F-16 शायद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया उनके हिसाब से, उनकी पॉलिसी के हिसाब से, और वो पॉलिसी आज भी लागू है। उनका पॉलिसी क्या थी, उन्होंने क्या जवाब दिया मेरे को कि देखिए ऐसा है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान वो काम करे जो हमें कराना है उनसे, और अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में ग्लोबल वॉर और टेररिज्म हमारे बिहाफ पे लड़े, तो हमें उनकी बाकी की चिंताओं जो हैं वो उनका निवारण करना पड़ेगा। और बाकी की चिंताएं निवारण करने के लिए अगर वो सोचते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा थ्रेट है, तो हमें किसी ना किसी तरीके से उनकी इस परेशानी की मदद करनी पड़ेगी। तो उस बेसिस पर उन्होंने F-16 उनको दिए। अब आप देखिए ऑप सिंदूर में क्या हुआ, अब क्यों ये मदद हो रही है। ऑप सिंदूर में अमरीकी इक्विपमेंट और चीनी इक्विपमेंट दोनों की धुनाई लग गई, भारत ने धुनाई लगा दी दोनों की। चाहे प्रोपेगेंडा कुछ भी करे आदमी, लेकिन रियलिटी उनको सबको पता है कि भारत में एक ईंट भी बर्बाद नहीं हुई और उनके सारे के सारे एयरफील्ड बर्बाद हो गए। ये रियलिटी है जो सबको पता है। अब इन चीजों के मद्देनजर उन्हें पता है कि भाई हमें अगर पाकिस्तान की मदद नहीं करें तो राउंड 2 में पाकिस्तान का कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने अभी F-16 का जो ये पैसा उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए रिलीज किया है, वो एक तरीके से मेंटेनेंस कॉस्ट है, और पैसा उसका पाकिस्तान ही देगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका उनको एड दे रहा है, पैसा पाकिस्तान ने पेमेंट करना है, लेकिन वो मदद उनकी कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये जो मिनरल वाला उन्होंने किया है, और किस रिक्वेस्ट वाला। बेसिस, और हाँ, और 1-to-1 वो है कि इन्होंने जो पाकिस्तानी हैं, इन्होंने अपनी उनकी जो कंपनियां हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की और उनके दोस्तों की, उनके मित्र की और उनके लड़के की जो कंपनियां हैं, उसमें पैसा लगा दिया है। पाकिस्तानी जो फौजी फाउंडेशन है और पाकिस्तानी मिलिट्री की दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो काफी सारे पैसा उन्होंने, और क्रिप्टो में उनका काफी पैसा लगा दिया है। तो ये एक तरीके से दोनों के लिए एक लेने देने वाले, एक लेन देन की कहानी हो गई। चाहे आप उसको रिश्वत कहो, करप्शन कहो, जो मर्जी कहो, वो उनके हिसाब से तो डील है, आप बोलते रहो जो मर्जी बोलना है। तो ये उनका इंटरेस्ट है। और दूसरे एक मैसेज भी है भाई इंडिया को कि यार तुम हमारी बात मान जाओ जहां तक ट्रेड का सवाल है, और हमें हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आप एक्सेस दे दो इंडिया के अंदर। ये एक प्रेशर बनाने की वो है, और भारत ये कर नहीं सकता, और ये भारत ने बता दिया कि भाई ये हमारी रेड लाइन है। वो प्रेशर डाले जा रहे हैं, क्योंकि अब आप इस तरीके से देखिए, अमेरिका चीन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना नहीं चाहते। खूब सारे उनके फार्म प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड में कौन उन फार्म प्रोडक्ट को खाएगा? अफ्रीका एक इलाका है, लेकिन अफ्रीका वाले जो हैं वो पैसे देने की हालत में नहीं है। भारत ही, उन्हें लगता है कि भाई भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, तो अगर मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत में बिना टैरिफ के एंट्री मिल जाए, तो मेरे फार्मर सारे जितने वोटर हैं वो खुश हो जाएंगे। ये उनका सबसे बड़ा प्रेशर है, और वही इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे फार्मर्स के पेट पे लात पड़ेगी। तो ये हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी अटकी हुई है, और हमारे जो है, अभी आपने देखा होगा प्रेसिडेंट पुतिन भी आए थे रूस के साथ, हमने काफी सारे डिस्कशंस करे हैं डिफेंस डील पे, लेकिन अनाउंस कुछ नहीं किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भैया ये ट्रेड डील हो जाए, और जो भी ट्रेड डील अगर होनी है तो वो कहीं वो बीच में ना अटक जाए। तो हम लोग अभी उस मामले में थोड़ा सा शांत हैं। तो ये इस अगर आप पृष्ठभूमि में देखें तो आपको लगेगा कि भाई क्या ओवरऑल सिचुएशन है। और ये जो लोग हैं वहां के, जो मतलब जो दूर की सोचते हैं, उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भाई 3 साल से ज्यादा तो नहीं रहेंगे ना। तो 3 साल के बाद में हमें भारत के साथ काम करना है, और भारत एक स्टेबल डेमोक्रेसी है और एक स्टेबल मार्केट है।
इसलिए आपने देखा होगा कि नदेला आए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा इंडिया में, और उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि एक सोवराइन कंट्रोल है यहाँ पे और एक सोवराइन स्टेबिलिटी है। ये दो स्टेटमेंट दी उन्होंने। तो बेसिकली उन्हें पता है कि ये स्टेबल देश है, और ट्रंप जो है ये टेम्परेरी है, ट्रंप 3 साल में चले जाएंगे, लेकिन जो ये नडेला भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आज नहीं करेंगे, वो भी धीरे धीरे करेंगे। उसी मुताबिक अमेजोन वाले ने बोला कि मैं 35 बिलियन इन्वेस्टमेंट करूंगा, और वो भी एक बाय 2030 करेंगे। तो ट्रंप जो है उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा 28 तक, कितना, हाँ 24 में सेलेक्ट हुए ना, 25 से 28 एंड, तो समझ लो आप 29, अर्ली 29 में उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उसके ट्रंप पीरियड के बाद भी हो सकता है। तो ट्रंप अगर इसमें टांग अड़ाएंगे तो वो अभी रुक जाएंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म सिचुएशन जो है वो सबकी समझ में आ गई है कि भारत के साथ जो भारत अमेरिका के संबंध हैं वो फाइनली इंप्रूव होंगे, और वो इंप्रूव होने के बाद में भारत के साथ और ट्रेड भी इंप्रूव होगा, क्योंकि भारत एक फ्यूचर है और फ्यूचर मार्केट है, और इस मार्केट को हम बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये आप देखिए कि दो एक विरोधाभास हो गए हैं, और ये विरोधाभास में स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को भारत चाहिए, फ्यूचर में अमेरिका को भारत चाहिए, उनके आईटी जायंट्स को, टेक्नोलॉजी लोगों को भारत चाहिए। ट्रंप की नाराजगी है भारत से, क्योंकि भारत उनकी बात नहीं मान रहा है, और वो भारत वो करने को तैयार नहीं है जो उनको इलेक्शन में मदद करे, यानी कि उनके फार्मर्स की को खुश कर पाए, या उनके कंज्यूमर, उनके जो उनकी बात मान पाए, भागा। उनके वर्चस्व को बढ़ा दे कि हाँ जी, नहीं नहीं आपने युद्ध रुकवाया। तो ये दोनों चीजें भारत नहीं कर रहा है। तो ये इस कारण से अभी ये ट्रंप की जो कहानी है वो थोड़ी सी अटकी हुई है। जी, बिल्कुल। और कुछ लोग तो सर, मैंने कई लोगों से सुना है कि मोदी जी भी कह देते क्या जाता है कि हाँ, ठीक है, करवाया था ऑपरेशन सिंदूर में आपने सीज़फायर। हम्म। नहीं, उसमें ऐसा है आपको कि लग दो रहा बातें हैं। ये सवाल जयशंकर जी से भी पूछा गया था किसी ने कि अगर बोलने में क्या हर्ज है। लेकिन सवाल ये है कि दो बात है, अगर आप किसी बुली को, यानी कि जो दादागिरी कर रहा है, है? उसकी दादागिरी सह लो, तो वो दादागिरी बढ़ाता ही जाएगा। और बिल्कुल। भारत एक इंपॉर्टेंट देश है, 144 बिलियन लोगों की इज्जत का सवाल है। ये नाक नीची ऐसे नहीं है, वो बनिए ने मूछ नीची कर ली और क्या कहते हैं, पठान को नुकसान हो गया जबरदस्त, वो वाली कहानी इधर लागू नहीं होती है। तो इसमें ये बोलने में कि उन्होंने कराया या उन्होंने इस किस्म से किया, ये एक तरीके से ये जी हुजूरी वाली कहानी जो है ये लंबा हद तक चलेगी नहीं, लंबे टाइम तक चलेगी नहीं। और दूसरे, भारत भी एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और जो ये इनके इंटरेस्ट है, चाहे हम ये बात माने या ना माने, प्रेसिडेंट ट्रंप का लालच वही है जो रहेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी में वो ऐसा नहीं है कि भारत को कोई कंसेशन करेंगे। भारत के टैरिफ के खिलाफ उन्होंने हल्ला पहले ट्रंप टेन्योर में भी किया था, लेकिन पहले टेन्योर में उनकी इतनी मेजॉरिटी नहीं थी, और उस समय वो उभर रहे थे, उन्होंने हर चीज़ देखी नहीं थी। तो उस समय उन्होंने ये एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब जो उन्होंने एक्शन लिया है उसका भारत को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी उभरती हुई इकोनॉमी के लिए जैसे भारत है, डेवलप होने के टाइम में रोड़े तो आएंगे, और जो उभरे हुए हैं लोग, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भारत को दबाना ही चाहेंगे। तो अगर हम दबना शुरू कर जाएं तो फिर हम दबते ही जाएंगे। बहुत बार हम बिल्कुल, दबे लेकिन हैं। सर, बिल्कुल, पास्ट में देखो, डोनाल्ड ट्रंप पास्ट की। में क्या हुआ, अगर आप हुँ, देखो, पहले एक, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा करा तो क्या हुआ, एक राजा ने मूछ नीची करी पहले, फिर दूसरे ने करी, उसको देख के कि यार उसने कर दी तो मैं भी कर देता हूँ, फिर तीसरे ने करी, उसके बाद हम गुलाम हो गए। तो सवाल ये है कि आप एक बार कीजिए, फिर दूसरी बार कीजिए, तो फिर कब तक करेंगे आप, वही वाली बात है। बिल तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में जो ये क्या कहते हैं विदेश नीति वाले हैं, इन ये लोग हर चीज भांप के ही आगे कर रहे हैं। अगर स्टैंड लिया हुँ, है तो जाहिर है कि भारत के इंटरेस्ट के लिए स्टैंड लिया होगा। बिल्कुल। और सर, वो तो साबित भी हो रहा है। लेकिन प्रेज़ेंट ट्रंप की हम बात करें तो पूरी तरह से भारतीयों को लुभाकर मोदी जी से दोस्ती करके उसका फ़ायदा भी उन्होंने उठाया पिछली और इस टर्म में, दोनों में ही। और इनफैक्ट जो उनका फर्स्ट एड्रेस था उसमें भी मोदी जी की तारीफ़
तारीफ़ें, उनकी नीतियों की तारीफ़ें। लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऑफ़ कोर्स उन्होंने पूरा सारी चीज़ों का पूरे उन सेंटिमेंट्स को यूज़ किया और उसके बाद अपने ऑफ़ कोर्स वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, उनका अपना ऑब्जेक्टिव है, अपने जो मागा सपोर्टर्स हैं उनको खुश करना चाहते हैं। तो लेकिन भारत ऑफ़ कोर्स अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। हुँ। तो जी, सर सर। हमने ये तो भारत और इस पाकिस्तान और चाइना और इस सब की बात तो हो गई। लेकिन सर जो वेनेजुएला पे हो रहा है, वो लगातार हालाँकि वो रशिया भी अब वहाँ पर उसने अपने वॉरशिप्स और वो सब लगा दिए। ये ऐसा क्यों कर रहा है कि लगातार वेनेजुएला के ऊपर अटैक और देखिए, धमकियाँ? वेनेजुएला में वर्ल्ड में ऑयल का सबसे ज़्यादा भंडार है जी। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का लालच, वो लार टपक रही है उस ऑयल के ऊपर। नाम वो ले रहे हैं कि जी नारकोटिक का है और ड्रग्स वहाँ से आते हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन एग्ज़ैक्ट सिचुएशन ये है कि समुद्र से सिर्फ़ 5% ड्रग जाते हैं, उनके 90% ड्रग जो हैं वो ज़मीन से आते हैं और हवाई जहाज़ से आते हैं और अक्सर मेक्सिको और कनाडा से ज़्यादा आते हैं, बाकी जगह से कम आते हैं। ये रियलिटी है। अब मुसीबत क्या है कि और ड्रग्स का क्या है, अगर आप देखें आज की डेट में अमेरिका आप जाइए, न्यूयॉर्क में देखेंगे आपको दुनिया भर के लोग ड्रंक पी के और रोड के दाएँ-बाएँ पड़े हुए मिलेंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका में। तो वोटर के लिए बड़ी अट्रैक्शन पॉइंट है कि अरे ये ड्रग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो वो ड्रग का नाम लेके और उनको मदुरो को अच्छा अब हुआ क्या? मदुरो से क्यों नाराज़गी है? मदुरो से नाराज़गी ये है कि पहले 85% ऑयल वेनेजुएला का अमेरिका खरीदता था। मदुरो ने आके सबको बेचना शुरू कर दिया। वो उसको पसंद नहीं आया। तो हुँ, ट्रम्प ये चाहता है कि मदुरो वहाँ से हट जाएँ और किसी न किसी तरीके से मदुरो को हटा दिया जाए। उसके लिए वो साम-दाम, दंड-भेद वो सब कुछ करने को तैयार हैं। अब उन्होंने जो किया, आप देखिए फिशरमैन जितनी उनकी बोट्स हैं, उनके ऊपर हमला करा। अब किसी भी जगह अगर आप लीगली देखें, जिसे बोलते हैं ना रूल बेस्ड ऑर्डर, अब रूल बेस्ड ऑर्डर के मुताबिक यार जो आदमी उस बोट में है, उसको कम से कम समझाने का मौका तो होना चाहिए, उसकी तलाशी तो होनी चाहिए कि यार तेरे पास ड्रग है भी या नहीं है? आपने तो मार दिया, डुबो दी पूरी बोट, मर गए वो सारे के सारे। तो ये तो गलत है ना। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गलत है, लेकिन वो करे जा रहे हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो चल रहा है, कोई बोल नहीं रहा है कुछ खास। बहुत ज़्यादा उसका कोई विरोध भी नहीं हुआ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया अमेरिकन कंट्रीज़ की, वो भी सब चुप बैठी हैं। और एक अमेरिकन कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी चुप बैठी है, क्योंकि वो तो लीडर ही उसका अमेरिका है। तो अब दूसरा उनका क्या है कि किसी तरीके से इनकी सत्ता चेंज हो, दूसरी सत्ता आए और वो ऑयल बेचे और हमारी की सारी ऑयल कंपनियां जो हैं वो वहां पर निवेश करें। ऑयल कंपनियों ने उनको पैसा दिया हुआ है इलेक्शन का, ऑयल कंपनियों के पैसे के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। ऑयल कंपनियां चाह रही हैं कि भाई मार्केट क्रिएट करो। मार्केट जो है वो वेनेजुएला में है, मदुरो मान नहीं रहा है। तो ऑब्वियस आंसर ये है कि मदुरो को हटाओ। तो ये सारी की सारी कहानी है मदुरो को हटाने के लिए, और मदुरो साफ बोल रहा है कि भाई ये कहानी मेरे को हटाने के लिए है। बाकी सब जो है वो कवर अप है। और इस कवर अप में जो है ये चाहे वो ड्रग्स की बात करें, चाहे अच्छा अभी उन्होंने क्या करा, अभी तो सीधा-सीधा उन्होंने एक टैंकर ही सीज़ कर दिया। और अगर आप देखें जैसे सोमाली पायरेट आते हैं ना, वो क्या कहते हैं लुटेरे, जी। कि हवाई जहाज से हुँ, उतरे पायरेट। और उसके अंदर जाके गन दिखा के और उन्होंने उठा के वो किया, बिल्कुल वही स्टोरी नज़र आ रही है। तो मदुरो बोल रहा है देखो ये लुटेरों की तरह काम कर रहे हैं, लॉलेस लुटेरों की तरह अमेरिकी मिलिट्री काम कर रही है। और ये एक फैक्ट है पूरे वर्ल्ड में। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर एग्जांपल होगा। एक प्रोफेशनल फोर्स को कहा जाए कि आप क्या कहते हैं गुंडों की तरह काम करो, तो वे गुंडों की तरह काम हो रहा है और तो उसमें कुछ है ही नहीं। सर और किसी ने 84-85 रिपोर्टर लोग ने अब तक पूछा मार दिए उन्होंने। किसी ने कोई है। सवाल ही नहीं उठाया अमेरिका के ऊपर। 84-85 लोग मार चुके हैं अब तक। किसी ने हाँ, सवाल ही नहीं उठाया। किसी ने सवाल नहीं उठाया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई नहीं गया। किसी ने क्या कहते हैं ट्रंप के ऊपर वो नहीं किया। उनकी कांग्रेस में जरूर हेक्सेट से जो उनका डिफेंस वॉर सेक्रेटरी है उससे सवाल पूछा था। तो उसने गोलमोल जवाब दे दिया, वो बात अलग है। बट अदरवाइज किसी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन में, यूनाइटेड नेशन ने बीच में एक दो बातचीत की थी हल्की फुल्की, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई यूएनएससी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया हो या रेजोल्यूशन पास किया हो और अमेरिका ने वीटो किया हो। पास तो होगा ही नहीं क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है, लेकिन कम से कम कोशिश भी नहीं करी किसी ने। तो ये एक
दादागिरी का एक्सटेंशन है, बेसिकली ये दादागिरी है। और दादागिरी ये है कि भैया वो ऑयल मैं ही खरीदूंगा, कहीं और नहीं चलेगा। दूसरी चीज आपने जैसे अभी कुछ समय जहाँ पे पहले मेरे साथ, तेल और जहाँ पर रेड रहते हाँ वहां पे अमेरिका का डंडा है। हाँ, वहां पे मैं दादागिरी से लूंगा, वो वाली मिडिल बात है। ईस्ट का क्या हाल, क्या ऑयल की वजह से ही तो मिडिल ईस्ट पूरा अनस्टेबल मिडिल ईस्ट रहा का है। भी वही बर्बादी हुई ऑयल से। वहां पे कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, ईरान का वो पूरा होता बर्बाद तेल कर दिया डलता उन्होंने। ना निकलता उनका तेल। हाँ, तो सारा इस समय वो है ना, दादागिरी वाली कहानी है कि जी दादागिरी से। दूसरी चीज वही चीज है, आपने एक जो सवाल पूछा था उसी से मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि जी। भारत हम अगर बोल देते तो क्या जाता। बोल देते तो वही है कि दादागिरी मानने नहीं, वाली मेरा बात है, सवाल ये है, क्योंकि हम मैं भी तो उस ये लाइन में हो मानती हूँ जाते। कि हमें किसी के हाँ आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन कई सारे हाँ, एक्सपर्ट मेरे ही शो पे बोल चुके हैं कि कोई बात नहीं है, कह देते तो क्या जाता मोदी जी का। तो मैं नहीं उस पॉइंट ऑफ हिसाब नहीं, से वो बोल रही मैं उसको रेकमेंड नहीं करता, मतलब मैं, मेरी सोच अलग है। मैं रेकमेंड नहीं करता इसको, क्योंकि आप एक वही है कि जैसे होता है ना कि आप गली के कोने में खड़े हैं और आप जाएं और आपको कोई छेड़ दे, तो दो थी। चीजें हैं, या तो आप चुप रह जाओ कि अरे क्या पता वो गुंडा आदमी है, चुप ही रह जाते हैं, क्यों रिपोर्ट करना। और दूसरा हुँ। है कि मैं चुप क्यों रहूं, या मैं उसके खिलाफ एक्शन क्यों ना लूं। और मैं बिल्कुल, वो ज़ुल्म को और ज्यादती को बढ़ावा दे दिया हाँ, मिलता है तो उससे। अगर आप चुप रह जाते हैं या आप उसकी बात हुँ। मान जाते हैं कि हाँ नहीं 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 तूने सही किया बिल्कुल, तो वो तो गलत बात है ना। काम वो गलत कर रहा है, 50% टैरिफ गलत है, कोई शक नहीं है इसमें। और जो उसने बोला वो भी गलत है। तो जो गलत है वो गलत है। और प्रिंसिपल्स के ऊपर मुझे नहीं लगता कि भारत को खुद कोई रशिया कॉम्प्रोमाइज से करना ट्रेड चाहिए। नहीं करता क्या अमेरिका सर? खुद तो रशिया से ट्रेड कर रहा भाई है। खुद वही, हमारे अरे वो ऊपर लालच में पड़ा हुआ है, वो अपनी कंपनियों के साथ मुलाकात करा रहा है उनकी, अपने विटकॉफ को ही क्यों भेज रहा है बार बार, क्योंकि एक नॉस्फेफ्ट वहां और पे एक्सिम पुतिन को भी ये मोबिल के मैसेज बीच दे में रहा है डील कि चल हम रही है। दोनों करेंगे ट्रेड, हम दोनों ट्रेड करेंगे, वही वाली कहानी है। तो सारी ले दे के बदमाशी तो पूरी ट्रेड की है। बिल्कुल। हम्म, और बिल्कुल वही यूएस का यही है कि हर रिसोर्स पे ऑयल हो या फिर कोई रेयर अर्थ मिनरल हो, हर चीज पे यूनाइटेड स्टेट का कब्जा होना चाहिए। उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनकी है, और दुनिया का हर जो प्रॉफिट मेकिंग कोई भी टूल है, कोई भी मैकेनिज्म, वो सब उनका अधिकार है। और सबसे दोस्ती वो कर सकते हैं जब चाहे, वो किसी भी देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सब उनके हाथ पे। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, मल्टीपोलैरिटी से मल्टीप्लेक्सिटी पे पहुंच चुकी है। अब यूनाइटेड स्टेट को इस बदलती हुई जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है ये सच्चाई है। सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।